नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अनुष्का यादव का भाई आकाश यादव आज पहली बार टीवी पर सामने आया। उसने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप के पोस्ट के सवाल पर कहा कि कोई दूसरा पोस्ट क्यों करेगा। तेज प्रताप को घुटन हो रही होगी, इसीलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा। वहीं आकाश ने लालू परिवार से दो परिवारों की इज्जत बचाए रखने की अपील भी की। आकाश ने दावा किया कि लालू के असली वारिस तेज प्रताप हैं। तेज प्रताप यादव प्रकरण के जो सबसे चर्चित नाम है वो है अनुष्का यादव और आकाश यादव। आकाश यादव की बहन अनुष्का यादव और आकाश यादव हमारे साथ हैं इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर। आकाश ये बताइए, ये सबसे पहले तो एक मुअम्मा बना हुआ है कि ये अनुष्का यादव हैं कौन, और ये चर्चा है कि वो आकाश यादव की बहन है। नहीं, देखिए, ये चर्चा बना है वो अच्छी बात है कि अनुष्का यादव है कौन, तो मैं वही बताने के लिए आपके सामने में हूँ कि कौन है अनुष्का यादव। अनुष्का यादव आकाश यादव की छोटी बहन है। अनुष्का यादव आपकी छोटी बहन? जी, हमारी छोटी बहन हुई। अनुष्का यादव स्वर्गीय शहीद अमीर गुरुजी की नतनी हुई। अनुष्का यादव का जो पारिवारिक परिवेश है वो स्वतंत्रता सेनानी और यादव समाज के लिए हमारे परिवार ने और इस राज्य के लिए हमारे परिवार ने बलिदान दिया है। अब ये आपने कह दिया कि अनुष्का यादव कौन है। क्या अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव की पत्नी है? आपको लगता है कि दो बालिग लोग जो एडल्ट हों उनके पर्सनल जीवन का कमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे ना तो कानून इजाज़त देता है ना तो संविधान देता है, तो मैं उन दोनों के निजी जीवन पे किसी प्रकार का टीका टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। नहीं, मतलब ये है, दोनों की तस्वीरें सामने आई करवा चौथ करते हुए। आप भाई हैं, चूंकि आप बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते और अपने घर के बड़े होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि हम अपने परिवार के मान सम्मान की रक्षा करें और सार्वजनिक मंचों पे चरित्र और इज्जत को नीलाम ना करें। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने जो पोस्ट किया, जो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों को बताया, उसके बाद पोस्ट डिलीट हुआ, फिर पोस्ट आया, फिर उसको डिलीट कराकर हैक का बात किया गया और फिर उसके बाद अगले दिन उनको पार्टी से निकाला गया। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो हम तेज प्रताप ने पोस्ट नहीं किया, किसी और के पास एक्सेस था, उसने किया। नहीं, तो उस प्रोसेस में देखिए, तो बोलने वाली बात नहीं है। उनका अगर ये बयान आता है तो फिर हमारा भी जवाब आएगा। उस तरफ से अगर ऐसा कोई जवाब आता है तो हम जांच की मांग करेंगे, पूरे प्रकरण का हम जांच का मांग करेंगे। अगर इस प्रकार कोई बात किया कि कोई करवा दिया तो करवाएगा क्यों भाई? आज के टाइम पे आपको लग रहा है किसी का आप हाथ पैर बांध के कुछ काम करवा लीजिएगा? और ये इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर एक चीज़ आपका कॉल डिटेल से लेके सब कुछ है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि माननीय विधायक तेज प्रताप यादव जी ने जो कदम उठाया और उसका जो उनको रिजल्ट मिला, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और ऐसे लड़के जो अपने अंदर की चीज़ों को घर में जब नहीं रख पा रहे थे, घर में उनको घुटन जब हो रहा होगा, तभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई सहारा लेता है। और अगर उन्होंने जो चीज़ लिखा है उस बात के लिए हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के ओरिजिनल बेटा तेज प्रताप यादव जी ही जुटा सकते हैं। ओरिजिनल बेटा मतलब? अरे ओरिजिनल लालू प्रसाद यादव यही हैं। ओरिजिनल बिहार जानता है कि ओरिजिनल लालू प्रसाद यादव जी का अक्स किसमें है वो जो यादवों की मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आप दबे जुबान ये स्वीकार कर रहे हैं कि दोनों बालिग हैं, दोनों ने शादी की है, लेकिन कुछ कानूनी अड़चन की वजह से नहीं। देखिए, हम कानूनी अड़चन और संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो लड़का लड़की, अगर हमारा भी निजी जीवन होगा, हम भी किसी के साथ अगर प्रेम प्रसंग में रहेंगे तो आपका राइट नहीं है कुछ बोलने का, और ना ही मेरे माता पिता का राइट। दोनों शादी कर ली है। शादी किया है कि क्या है नहीं है, मैं किसी भी विषय पे मैं टीपा टिप्पणी सार्वजनिक मंच पे मैं नहीं करूँगा, किसी भी मंच पे। अभी चुनाव लड़ना चाहते थे हसनपुर से चुनाव, माने हम पशुपति पारस जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमको पार्टी से निकाला गया, जगदानंद सिंह जी ने मुझे झूठ बोलकर पार्टी से निकाला। हम क्यों चुनाव? और मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ,
मैं कभी भी राष्ट्रीय जनता दल का ना सदस्यता लूंगा और ना मैं कभी मुझे आरजेडी के सिंबल से मुझे टिकट चाहिए। मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए जो मैं हाथ जोड़कर लालू परिवार से आग्रह कर रहा हूं कि दो परिवार का इज्जत, समाज का इज्जत को बचाने का पहल करे लालू परिवार, ना कि सार्वजनिक मंच पर आकर किसी का गर्दन काटे। तो अनुष्का यादव के भाई क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, ये आपने सुना। और रूपेश कुमार ने ही कल लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय से बात की थी। उन्होंने आकाश पर गंभीर आरोप लगाए थे। जरा आपको वो भी सुना देते हैं कि नागेंद्र राय के आरोप क्या हैं। नागेंद्र राय जी हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी, ये जो चीज़ें हो रही हैं लालू परिवार में, बड़ा सियासी घराना है, सियासत पर भी इसका असर पड़ेगा कि ये जो निर्णय हुआ है थोड़ा सा जल्दीबाजी में हुआ है। आपको पता था कि अनुष्का यादव कौन है और तेज प्रताप का हमको कोई शुरू से पता है, ये जब छोटी थी तब से पता है, जब बड़ी हुई तब पता है हमको, क्योंकि हमारे वाइफ के फैमिली से ये लोग आता है, मेरे वाइफ के ददिहाल से ये लोग आता है, दूर के ये रिलेशन में लगता है। और इन लोग का जो तौर तरीका, इन लोग का चरित्र जो है शुरू से ही संदिग्ध रहा है। ये कह रहे हैं कि ये पूरा परिवार लोगों को फंसाता है, तो फिर तेज प्रताप यादव कैसे फंस गए इसमें? इसलिए कि वो इनोसेंट है, वो जिंदा दिल आदमी है, वो लोग जानता है उसको कि हाँ ये किस तरह का हंसमुख आदमी है। अब इसको देखा कि ये इस व्यक्ति को अगर हम पकड़ेंगे तो इतना तो बहुत जगह पकड़ा लेकिन उसको कहीं अचीव नहीं हुआ कुछ, लेकिन इस व्यक्ति को अगर हम पकड़ते हैं तो हमको पैसा भी हम कमा लेंगे, पोस्ट भी पा लेंगे, नाम भी हमारा हो जाएगा। जैसे अभी नाम वो करवा रही है कि पूरे इंडिया के लोग जाने कि अनुष्का यादव कौन है। आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इस मैटर को मैटरलाइज करें, आप गए भी थे आकाश यादव के घर? देखिए, हमको कोई जिम्मेदारी नहीं था, हम एक गार्जियन के तौर पे हम गए थे, क्योंकि हमको देखा नहीं जा रहा था इस सब बात को। तो फादर आए थे और उनको बुला के बताया कि इस तरह का चीज़ सही नहीं है और अब मत कीजिए, इससे काफ़ी चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हम और अब बढ़ते हैं आगे। बात प्रधानमंत्री के एक बड़े बयान की। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से एक बड़ा ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंदूर अब जन बल से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बलों ने शुरू किया था। आगे उन्होंने कहा कि विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों,
देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। पीएम मोदी ने कहा कि 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए थे तो उस वक्त देश दरअसल 3 हिस्सों में बंट गया था। पीएम मोदी ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। और पीएम मोदी ने बताया कि 1947 में पीओके पर सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। और इस मुद्दे पर पीएम ने क्या कहा, सुनिए। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर रोहतास जा रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। माता की जय। लोगों का ये जोश और खुशी पीएम मोदी के रोहतास दौरे को लेकर है। लोग प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। चिनारी विधानसभा के शिव सागर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने एकता और उल्लास का अनूठा संदेश देते हुए हाथों में मेहंदी रचाई है। पहली बार वीरों की भूमि 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह निशान सिंह की भूमि पा रहे हैं। इसलिए हमारी बहु बेटियां उनके स्वागत में, सफल सिंदूर ऑपरेशन के स्वागत में, प्रधानमंत्री के स्वागत में ये मेहंदी रचा रही हैं। ये मेहंदी बहुत ही खास है क्योंकि महिलाओं ने अपने हाथों पर मेहंदी में ऑपरेशन सिंदूर लिखाया है। वहीं कई महिलाओं ने कमल का फूल बनाकर पीएम मोदी और भारतीय सेना के प्रति अपना आभार जताया है। हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खुशी में जो सासाराम आए हैं, उन्हीं के जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, उन्हीं के खुशी में हम लोग मेहंदी लगा रहे हैं। 29 मई को 2 दिन के बिहार के दौरे पर पीएम मोदी पटना पहुंच रहे हैं। 30 मई को वो रोहतास में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम यहां कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का एक और नया वीडियो जारी किया। कैसे पाकिस्तान तबाह हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर का ये नया वीडियो सामने आया है। बीएसएफ ने ये वीडियो जारी किया है। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से भारतीय के वीर जवानों ने आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया। सीमा पार पाकिस्तान के कई आतंकी लॉन्च पैड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किए गए। वीडियो में देख सकते हैं रात के अंधेरे में भारत की तरफ से आतंकियों के निशाने पर गोले बरसाए गए, जिससे आतंकियों को भारी नुकसान हुआ। बीएसएफ ने कहा कि ये तस्वीरें इस बात की सबूत हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को 20 से ज्यादा आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया।
बीएसएफ की इस कार्रवाई में महिला जवानों ने भी भाग लिया था और आतंकियों को धूल चटाई थी। बीएसएफ ने कहा कि उन्होंने 70 से अधिक पाकिस्तानी चौकियों को विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। आईएसआई कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड को भी नष्ट कर दिया गया था। ये वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जवानों पर देश का विश्वास और बढ़ा है। ये तस्वीरें गवाह है कि सरहद की तरफ आंख उठाने की हिम्मत दुश्मन सपने में भी न करे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने कैसे मोर्चा संभाला, पाकिस्तानी पोस्ट पर कैसे मचाई तबाही। टीवी 9 भारतवर्ष से बीएसएफ के आईजी जम्मू शशांक आनंद ने बात की। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आईजी जम्मू बीएसएफ फ्रंटियर शशांक आनंद साहब। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सक्सेस थी। हमने देखा कि किस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कितनी पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्च पैड्स हमने तबाह किए सर? देखिए, हमने इस ऑपरेशन के दौरान 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी पोस्ट पे फायर डाला है और जो सर्वेलेंस वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ हमने इस अवसर का ये भी इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में स्थित कम से कम 3 लॉन्च पैड्स को बीएसएफ के द्वारा ध्वस्त किया गया है। हम लगातार लॉन्च पैड्स की मैपिंग करते रहते हैं और कड़ी निगरानी रखते हैं और जब हमें ये सूचना ऑपरेशन सिंदूर में मिली कि कुछ आतंकवादी संगठन इन लॉन्च पैड्स पे मौजूद हैं तो बीएसएफ के द्वारा हमला किया गया। हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुंदरबनी के ठीक अपोजिट एक लॉन्च पैड था जिसका नाम था आईएसआई कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड, उसको भी तबाह किया गया। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि बीएसएफ और हमारी इंडियन आर्मी हर प्रकार से सक्षम है किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और ये जो संदेश हमने पाकिस्तान को भेजा है ये कड़ा संदेश है और उनके बॉर्डर बेल्ट में काफ़ी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की महिला कमांडो ने कैसे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, कैसे दुश्मन की पोस्ट को तबाह किया, टीवी 9 संवाददाता अंकित भट्ट ने उनसे खास बातचीत की। इस समय मेरे साथ वो महिला जवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था मैम जब पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कर रहा था और किस तरीके से आपने जवाबी कार्रवाई? जी सर, जैसे उधर से फायर आया हमने भी अपनी फायर खोल दी। दोनों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। दोपहर के दिन में फायर हो रही थी, दोनों लगातार फायरिंग करते रहे। हमने सभी मोर्चों पे फायर शुरू कर दिया था। कई पोस्टें भी तबाह की गई? हाँ जी सर, हमारे जो सामने पोस्टें थी उनको तबाह किया गया। कौन सी तारीख को ये फायर आया? 10 मई को। 10 मई को? जी सर। लगातार फायरिंग चलती रही? हाँ सर, दोपहर के 3:10 में तो फायर आया था हमारे पोस्ट में। तो हमें पहले से आदेश दिया गया था कि फायर के जब फायर से देना है तो हमने दिया जवाब। लगभग 3:15 पर उन दुश्मनों ने हम पर फायर किया। जैसे फायर किया और हमने भी अपना फायर का जवाब फायर से दिया और हमने उनको मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग की। उन्होंने कहा कि आतंक और खून खराबे से शांति और भाईचारे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जहां आतंकियों ने बेगुनाहों का खून बहाया था, वहीं से जम्मू कश्मीर सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम यहाँ ये दिखाने आए थे कि आतंक और खून खराबे से शांति, समृद्धि और भाईचारे पर असर नहीं पड़ेगा। यहाँ का काम किसी सूरत में नहीं रुकेगा। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूँ, जानता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम इस मुश्किल दौर से निकले, यही हमारी मुकम्मल कोशिश है और इसके लिए जो हमें इकदाम उठाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो मिल बैठ के जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो तय करेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि धीरे धीरे पर्यटक स्थलों को खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से स्थानीय लोगों में विश्वास बहाल करने और पर्यटकों का डर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और पहलगाम हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में हालात भी बदल रहे हैं। कुछ पर्यटक स्थलों को खोल दिया गया है जिससे पर्यटक काफी खुश हैं। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू में अब धीरे धीरे पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है। एक बार फिर लोग जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। सब कुछ भूलकर लोग अब प्रकृति के खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों को कहना है कि यहाँ सभी को आना चाहिए। जो हो गया उसको तो कोई नकार नहीं सकता, पर फिर भी मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि आना चाहिए यहाँ पे,
मौसम है, इसके जैसा जन्नत कहीं नहीं है और धरती पर स्वर्ग यही है कश्मीर, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। आपको लगता है कि अच्छा हुआ, जवाब मिल गया हो? हाँ, जवाब मिल गया। और आप ऐसी हरकत नहीं कर, हिम्मत ही नहीं है उनमें, अभी नहीं कर सकते कुछ। यहाँ पहुँच रहे पर्यटक काफी खुश हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ओपन करना चाहिए प्लेसेस, बिकॉज अभी टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं और ऐसा नहीं है कि डर का माहौल है, डर का माहौल होगा भी तो भी लोग आएंगे। पर्यटन स्थल खुलने से इससे जुड़े लोग भी काफी खुश हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस बार कारोबार में बढ़ोतरी होगी। अगर ये जगह खुल जाएगा हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा भी रोजी रोटी का मसला है। हम भी कहता है कि यही जगह खुलना चाहिए। बीजेपी ने कर्नाटक के 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कार्रवाई से पहले विधायकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। बीजेपी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के अपने 2 विधायकों एसटी सोमशेखर और ए शिवराम हेब्बार को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। एसटी सोमशेखर कर्नाटक राज्य विधानसभा में यशवंतपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और ए शिवराम हेब्बार येल्लापुर के विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों विधायकों को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित किया गया है। बीजेपी आलाकमान ने लंबे विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने हेब्बार को एक आधिकारिक चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही विधायक बीजेपी सरकार में मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हेब्बार और सोमशेखर पार्टी से अलग हो गए। वे पहले कांग्रेस में थे और 2019 के ऑपरेशन लोटस के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने इस साल मार्च में पार्टी विधायक बंसगौड़ा पाटिल यत्नाल को भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। केंद्र में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। क्या है पार्टी का प्लान, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी देश भर में बड़े आयोजन करने वाली है। इसकी कमान खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। पार्टी ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। पार्टी पूरे देश में संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाएगी। ये देशव्यापी अभियान 9 जून से 21 जून तक चलेगा। बीजेपी मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी। इस मेगा अभियान के तहत बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर फोकस करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में सैन्य सफलता को प्रमुख उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करेगी। बीजेपी इस अभियान के तहत आयुष्मान भारत योजना पर विशेष जोर देगी। पार्टी घर घर संपर्क, वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं और योजना की उपलब्धियों का बताएगी। 21 जून को हर मंडल में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों की भागीदारी होगी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर पार्टी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। बीजेपी 5 जून से आपातकाल के विरोध में अभियान की शुरुआत करेगी। पार्टी ने कार्यक्रम के लिए राधा मोहन अग्रवाल, अरुण सिंह, अरविंद मेनन, सरोज पांडे के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। और हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रवीण मित्तल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उसी की इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का बना। पंचकुला के सेक्टर 27 की ये वही बिल्डिंग है और ये वही कार है जिसमें प्रवीण मित्तल ने परिवार के सदस्यों के साथ आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक परिवार पंचकुला के बरवाला का ही रहने वाला था, लेकिन कर्ज के कारण कुछ सालों से देहरादून में रह रहा था। घटना के दिन ये परिवार वापस पंचकुला आया था। पुलिस ने उस युवक से भी पूछताछ की है जिससे आखिरी बार प्रवीण मित्तल की बात हुई थी। उन्होंने मुझे चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आके बैठ गए। हम लोगों को पानी पिलाया, बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। पुलिस वाले जब सूचना दी 2 मिनट के अंदर पुलिस वाले आ गए थे। एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। इस चीज का सुधार होना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मौत से कुछ देर पहले का है, जब प्रवीण मित्तल को चश्मदीद पुनीत के परिजनों ने कार से निकालकर पानी पिलाया था। TV9 संवाददाता ने पंचकुला खुदकुशी मामले के चश्मदीद पुनीत राणा से बात की। पुनीत ने बताया कि प्रवीण का परिवार पंचकुला में हनुमंत कथा कार्यक्रम में शामिल हुआ था। आपने कब देखा कि गाड़ी के अंदर लोगों ने जहर निकल लिया है? 10 बजे की बात है जी, 10 के करीब की बात है। तो मैंने गाड़ी आके देखी, भी टावल लगे हुए गाड़ी में, तो हमें शक हुआ कि गाड़ी खड़ी यहाँ पे की क्या बात है। तो हमने उसी शक के बिहाव पे हम यहाँ टावल के लगे हुए थे, भी हम यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, तो हम भी देखने न आते।
तो हमने उनसे पूछा भी यहाँ क्यों खड़े हो, वो कहते हम सो रहे हैं यहाँ पर सारे, भी हम बाबा के पास आए थे यहाँ पर जो वो पंचकुला में लगा हुआ है ना, कथा में आए थे बागेश्वर धाम। हाँ जी, वहाँ कथा में आए हुए हैं। तो वो कहते हैं भी हमें होटल नहीं मिला, तो हम इस करके यहाँ पर मतलब यहीं रुकेंगे, गाड़ी के अंदर रुकेंगे रात को, कल चले जाएंगे। मैंने कहा आप यहाँ से गाड़ी हटा के आप कहीं और लगा लो, यहाँ पे क्या कहते हैं फैमिली वाले हैं, मार्केट में लगा लो। तो ये बात किससे हो रही थी आपकी? परवीन मित्तल से? परवीन मित्तल से बात हो रही थी। उस टाइम वो ठीक थे, तो उन्होंने कहा भी हम गाड़ी वहाँ लगा लेते हैं, तो उन्होंने लगाने लगे थे गाड़ी को। मैंने उनको एकदम रोक लिया दोबारा, क्योंकि गाड़ी में स्मेल आई मुझे एकदम, क्योंकि गाड़ी में से बहुत मतलब गर्माहट आ रही थी, गर्म हवा आ रही थी और गाड़ी में से क्या कहते हैं बदबू बहुत आ रही थी। तो मुझे शक हुआ, मैंने कहा जी रुक जाओ। तो मैंने उनको कहा चाबी दे दो आप और अब गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने चाबी ले ली उनसे, गाड़ी से बाहर आ गए, मैंने उनको वहाँ बिठा लिया। फिर मैंने टॉर्च जला के देखा, सब ने एक दूसरे के ऊपर वॉमिटिंग करी हुई थी। मैंने सबको हिला के देखा, कोई नहीं हिला था। एक हफ्ते से इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा शिलोंग से लापता है। पीड़ित परिवार शहर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। परिजनों का इनसे कोई संपर्क नहीं है। परिजनों के मुताबिक घूमने के लिए दोनों ने एक स्कूटी किराए पर ली थी, जो एक सुनसान जगह पर अस्त व्यस्त हालत में मिली, लेकिन विवाहित जोड़े का कोई पता नहीं चल पाया। परिजनों ने राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मैं चाहूँ, मेरे बहू बेटा है ना, आज 5 दिन हो गए, 5 दिन से बात नहीं हुई मेरी, है ना। 23 तारीख को लास्ट बात हुई थी उन लोगों से, 23 तारीख को हुई थी। बोले हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सिला में थे वो। इसके बाद में बोल रहे थे मेघालय के लिए थोड़े आगे बढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। मांग यही करना चाहती प्रति सरकार से कि मेरे बहू बेटा को कहीं से भी आप ढूंढ के लाओ, खोज करो मेरी बेटी बहू बेटा दोनों को। पेशे से राजा रघुवंशी इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, जिनकी शादी 11 मई को सोनम के साथ हुई थी, जिसके बाद वो हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए हुए थे। इंदौर पुलिस ने एक टीम शिलोंग भेजी है, लेकिन दोनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हाँ, यहाँ से डीआईजी साहब ने वहाँ पे फोन लगाया था और डीसीपी साहब ने क्राइम वाले उन्होंने फोन लगाया था। उसके बाद फोर्स एक्शन में आया वो। पहले तो हमारी रिपोर्ट भी लिखने आए थे वो। सुबह से हम भटकते रही, शाम को हमारी रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करी है, लेकिन उनको पहले से खबर थी कि 2 दिन पहले से कि यहाँ से कोई फैमिली गायब हुई है। और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में ट्रस्ट बनाने का विरोध शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा प्रबंधन के बहाने कब्जा किया जा रहा है। सभी बड़े मंदिरों पर बीजेपी और सहयोगी कब्जा कर रहे हैं। अब तक प्रबंधन करने वालों से हक छीने जा रहे हैं। बीजेपी याद रखे, धर्म भलाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने हमला बोला है। भारत के खिलाफ जासूसी मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ कई एंगल से जांच हो रही है। ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से भी कई सबूत मिले हैं। जेल में बंद ज्योति मल्होत्रा को लेकर हिसार पुलिस और जांच एजेंसियां अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के बारे में विस्तार से एक-एक कड़ी को खोलने में जुटी हुई हैं। ये एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में थी, ज्योति मल्होत्रा से 1-to-1 बात कर रही थीं। पता लगाया जा रहा है कि ज्योति जिससे बात करती थी वो आईएसआई या पाकिस्तान सेना में किस रैंक के अफसर है। ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल से जो 12 टीबी डेटा रिकवर हुआ है, उसे लेकर भी जांच जारी है। इस डेटा में कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साफ हो गया है कि ज्योति को पता था कि वो आईएसआई के लोगों से बात कर रही है, फिर भी ज्योति को कोई डर नहीं था। मिले सबूतों के आधार पर ज्योति मल्होत्रा की चार्जशीट में पुलिस कुछ और धाराएं जोड़ सकती है। ज्योति के अकाउंट्स की मनी ट्रेल की जांच के लिए पुलिस अन्य केंद्रीय एजेंसियों की मदद ले सकती है। अभी तक की जांच में जिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंटों के नाम सामने आए थे, उनमें दानिश, एहसान अली और शाहिद शामिल थे। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आखिर ज्योति को पाकिस्तान में जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिला और लाहौर के अनारकली मार्केट में AK-47 के साथ जो सुरक्षाकर्मी घूम रहे थे, वो किसके इशारे पर ज्योति को सिक्योरिटी दे रहे थे। पंजाब के अमृतसर में हुए धमाके के पीछे आतंकी तार जुड़े होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक इस धमाके में मारा गया संदिग्ध आतंकी संगठन के स्लीपर सेल से जुड़ा था। अमृतसर के मजीठा रोड बाईपास पर हुए भीषण विस्फोट से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। धमाके में उसके दोनों हाथ और पैर उड़ गए थे, लेकिन जांच में अब जो तथ्य सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस और जांच एजेंसियों की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक धमाके में मारा गया संदिग्ध एक आतंकी संगठन के स्लीपर सेल से जुड़ा था और किसी खास मकसद से भेजे गए विस्फोटक की डिलीवरी लेने आया था, लेकिन इसी दौरान ब्लास्ट हो गया और वो मारा गया। जनरली यहाँ पे जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं ये अपनी कंसाइनमेंट्स रिट्रीव करने के लिए आते हैं, तो हमें ये शक है कि ये हमारा अक्यूज्ड ही है और ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ एन एक्सप्लोजिव इनकी बॉडी को इंजरीज भी आई हैं।
पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। धमाके में मारे गए संदिग्ध से जुड़ी कुछ और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। और मुंबई के आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन में पानी भर जाने पर विपक्ष के आरोपों का सरकार ने जवाब दिया है। इस बीच मेट्रो स्टेशन से आज दूसरे दिन भी परिचालन ठप है। आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन में कल पानी घुस गया था, जिसके कारण मेट्रो सेवा बंद करनी पड़ी। इसके बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने यहां का दौरा किया और बदइंतजामी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए थे। विपक्ष का कहना है कि स्टेशन का जल्दबाजी में उद्घाटन किया गया, जिसके कारण ये समस्या खड़ी हुई। लेकिन विपक्ष के इस आरोप को सरकार ने खारिज किया है। सरकार की ओर से क्या कहा गया, सुनिए। देखिए, जो भी मेट्रो की फैसिलिटी मुंबई में है, दिस इज अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी विच वी हैव गिवन टू द पीपल। मैंने भी खुद कुछ दिनों पहले मुंबई के मेट्रो से ट्रैवल किया था। तभी मैंने काफ़ी सारे ट्रैवलर से मैंने खुद बात भी की थी। सभी लोग वहाँ पे समाधानी थे कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मुंबई मेट्रो की वजह से मुंबई के जनता को उपलब्ध हुई है। ज़रूर वहाँ पे जो भी कमियां जो भी वर्ली स्टेशन पे जो कल देखने मिली, लेकिन उसके ऊपर हम बिल्कुल काम करेंगे और वो फैसिलिटी रिसीव हो जाए और आगे ऐसी घटना न घटे, ऐसा इसका हम ध्यान रखेंगे। मुंबई के विक्रोली से खबर है, जहां पहली बारिश में तेजस नायडू नाम के एक युवक की मौत हो गई है। 26 साल के युवक की मौत के लिए स्थानीय लोगों ने बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। इस मैदान में यही वो गुलमोहर का पेड़ है जो कल रात को तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में गिरा है। तेज बरसात थी रात में और लगातार मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में जो बरसात है वो पहले ही आ गई है। तो इस बरसात में पहला ये पेड़ मुंबई में गिरा। तेजस आके बोला चलो राउंड मारने, तो हम लोग मुड़े और चलने लगे। तो उतने में न झाड़ का आवाज़ आया, तो तेजस बोला कि झाड़ गिर रहा है, भागो। तो हम भागे, तो जो छोटा छोटा था ना झाड़ का, वो मेरे और मल्हार पे गिरा। तो जो बड़ा वाला था वो तेजस पे गिरा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्रिज आपने देखा कितनी पुरानी है। तो जब रोड बनता है, रोड जब कहीं भी बनता है या बगल में कोई ग्राउंड होता है, तो वृक्ष का ध्यान रहना चाहिए ना। सबकी नंबरिंग तो ऑलरेडी की हुई है, इसके रखरखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या बीएमसी डिपार्टमेंट सोया हुआ था? क्या ये बलि का इंतजार कर रहा था कि किसी की बलि जाएगी तब जाकर पेड़ काटा जाएगा? दरभंगा के एक होटल में मटन बिरयानी की जगह कथित बीफ बिरयानी परोसे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित का कहना है कि 16 मई को पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग मारपीट कर रहे हैं, आपस में कहासुनी हो रही है। ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा के एक बड़े होटल की है। पीड़ित ग्राहक का कहना है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब मटन बिरयानी के ऑर्डर की जगह उसे बीफ बिरयानी परोस दी गई, जिसका बिल भी उन्हें भरना पड़ा। वो मटन बिरयानी नहीं था, बीफ बिरयानी था, जिसकी वजह से हम लोग काउंटर पर आके पैसा दे दिया और हमने ये कहा कि आपके यहाँ कोई आदमी नहीं आया खाना खाने, अच्छे लोग, और कम से कम हिंदू तो नहीं है। इसी बात पे वो लोग 25-30 लड़के को बुला लिया और पूरे होटल को बंद कर दिया, फिर अंदर मारपीट किया। शिकायत करने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और गाली गलौज तक पहुंच गया। मब्बी थाना पुलिस ने किसी तरह इस मामले को शांत कराया। होटल स्टाफ सद्दाम, दानिश, फरीद, शोएब खान, जिशान और तुफैल खान समेत करीब 2 दर्जन अज्ञात कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मब्बी थाना दोनों तरफ से, होटल की तरफ से भी मारपीट किया और कस्टमर की तरफ से भी, उसमें जांच चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई होटल वाले ऑर्डर के साथ मनमानी करते हैं, लेकिन दबंगई की वजह से शिकायत नहीं की जाती। और आईएमएफ के डेटा के मुताबिक हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर हैं। कब तक इस सफलता को भारत हासिल कर लेगा, इस पर नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी से बात की TV9 संवाददाता पीयूष पांडे ने। चौथी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। कब तक भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा दुनिया में? तो कई लोगों के फोरकास्ट होते हैं। मेरा फोरकास्ट जो मैंने दिसंबर जनवरी में दिया था, मैंने भी यही कहा था कि इस साल मतलब 2025 में लाइकली है, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन होता है कि लाइकली है कि हम चौथी रैंक पे पहुंच जाएंगे।
और उसके बाद अप्रैल में IMF ने भी दिया है अपना फोरकास्ट। वो हर साल अप्रैल में 5 साल का फोरकास्ट देते हैं। तो उस फोरकास्ट में भी आया है कि इस साल मतलब 2025 पूरे साल में हम चौथी रैंक पे पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने भी कंफर्म किया है जो मेरा फोरकास्ट था। इसका मतलब है हम दोनों का फोरकास्ट यही है कि इस साल ऑफ कोर्स जो एक्चुअल डेटा है वो तो अगले जनवरी फरवरी में आएगा, पर इस साल फोरकास्ट है, मेरा भी है और IMF का भी है कि हम चौथी दर्जे पे पहुंच जाएंगे। भारत में मौसम की भविष्यवाणी अब और ज़्यादा विस्तृत और सटीक होगी। 26 मई को अर्थ साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भारत फोरकास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। ये दुनिया का उच्चतम रेजोल्यूशन वाला मौसम मॉडल है जो पूरी तरह से स्वदेशी है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। BFS यानी भारत फोरकास्टिंग सिस्टम 6 किलोमीटर ग्रिड पर काम करता है, जिससे काफी लोकल स्तर पर मौसम की भविष्यवाणी आसान होगी। नया सिस्टम पंचायत स्तर पर मौसम को लेकर चेतावनी जारी कर सकेगा, जल प्रबंधन और जन सुरक्षा को लेकर भी भविष्यवाणी कर सकेगा। सुपर कंप्यूटर आर्का इंस्टॉल होने से BFS संभव हुआ है। आर्का सुपर कंप्यूटर को पिछले साल IITM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के कैंपस में इंस्टॉल किया गया। जहां पिछला सुपर कंप्यूटर प्रत्युष डेटा प्रोसेस करने में 10 घंटे लेता था, वहीं आर्का इसके लिए 4 घंटे का समय लेगा। BFS के लिए देश भर में 40 डॉपलर रडार का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इससे स्थानीय स्तर तक मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी संभव होगी। ये 6 किलोमीटर गुणा 6 किलोमीटर की ग्रिड पर काम करेगा, जबकि पुराने मॉडल 12 किलोमीटर ग्रिड पर काम करते थे। आने वाले समय में रडार की संख्या 100 करने का लक्ष्य है, जिससे पूरे देश के लिए 2 घंटे के बाद के मौसम की भविष्यवाणी संभव हो जाएगी। BFS से होने वाली मौसम की भविष्यवाणी इकोनॉमी के लिए काफी उपयोगी साबित होगी।